कितना उसमें से आ रहा है और फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे और अब पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग पर मूव कर दिया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, इसको आप ऐसे कह सकते हैं आयंस विद सेम इलेक्ट्रॉन्स। सही, आयंस विद सेम इलेक्ट्रॉन्स यानी ऐसे आयन जो किस पर कंसिस्ट करेगा, सेम इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जानते हो आयन होते हैं दो तरह, कैटायन और एनायन। असल में ये एक ऐसी बात है जो एमसीक्यूज में अक्सर नजर आती है कि which one of the following is the isoelectronic ion और which one is not। और आयन कितनी तरह के हैं, दो तरह के। कौन कौन से, कैटायन और एनायन। कैटायन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम। और एनायन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन कम। जब हम इस जो है वो पैटर्न पे बात करते हैं ना, मैं आपसे कहूँ मुझे सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें। अगर आप भूल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट इज 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। और फिर हम ये ऑपर प्रिंसिपल से रिलेटेड टेक्निक सीख कर जाते हैं जो हम आपको फर्स्ट ईयर में भी सिखाते हैं और सेकंड ईयर। अच्छा, अब Na11, तो इसका मतलब है मैंने लिखना है 1s2 2s2, लेकिन 11 और +1 यानी 11 - 1 = 10। प्लस का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 और फिर क्या आएगा 2p6। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, इसका मतलब F9 और माइनस देता है। माइनस का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा 9 + 1 = 10। सही है। अब मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे हाँ Na+ और F- दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। सही है। क्या लिखा आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6। क्योंकि जिसे आप कहते हैं ना आयंस विद सेम इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है उनके लिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी। जिन एटम्स में, जिन आयंस में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगी, सेम। सही है। फिर मैं आपसे कहूँ, अच्छा चलो फिर ये बताओ Mg12 + 2। आप कहेंगे मैं कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि 12 - 2 = 10 और आपके पास फिर से 10 है, इसका मतलब है ये भी इसका क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। सही है। और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, which is 1s2 2s2 2p6। मैं अब आपके सामने लिखूं Cl- और फिर लिखूं S-216 और आपसे सवाल हो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, तो आप मुझे जवाब बिल्कुल दे सकते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है या नहीं है, या नहीं है बताओ। 17 + 1 = 18 और ये क्या है, 16 + 2 = 18। इसका मतलब है दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। सही है। और मैंने क्या लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो आपके पास एमसीक्यू ऐसे बनता है, which one of the following is the isoelectronic ion
और ऐसे भी बन सकता है which one of the following is not the isoelectronic ion, सही है। तो ये अभी ये तीनों एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन है, इसमें से एक भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन है या फिर नहीं। नो डाउट दैट क्विकली। बेटा और स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 और उसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। क्या पता होना चाहिए व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आप लोग में से कोई जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? यस, बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितना एक एटम के पास है उतना ही दूसरे एटम के साथ भी हो, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये फॉर्म होता है इन बिटवीन नॉन मेटल्स, सही है। ये बॉन्ड किसके दरमियान फॉर्म होता है? इन बिटवीन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब ग्रुप 4 से लेकर और ग्रुप 7 तक के एलिमेंट्स की बात है। जब ये एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या बनाते हैं? कोवैलेंट। अच्छा, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसके बारे में सबसे पहले हमें लेविस कॉन्सेप्ट आता है, लेविस थ्योरी जिसे कहा जाता है, जिसने हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सिखाया।
उसने कहा अगर हाइड्रोजन है और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं, एक बॉन्ड बनाएंगे एंड दैट इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट। चलिए इसे आप लेविस थ्योरी के साथ साथ एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। सही, किस नाम से जानते हैं? डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब इस लेविस थ्योरी ने ही हमें ये बात सिखाई कि जहां पर अगर आप बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तो आपके पास उसकी टाइप्स भी हैं। और वो क्या टाइप्स हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी टाइप्स में आपके पास सिंगल, सिंगल कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। सही है, बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। फिर उसके बाद आता है सिंगल के बाद क्या है? डबल। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम। हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? टू। अब ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें HCl की एग्जांपल भी आ जाती है, जिसमें से क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें आपके पास अमोनिया की एग्जांपल भी आ जाती है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? अनपेयर्ड, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर। चलिए तो इसका मतलब है कि HCl का मॉलिक्यूल हो गया, ये NH3 का मॉलिक्यूल हो गया। सिमिलरली वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन उसमें से 2 अनपेयर्ड थे जिसने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की और इसमें वाटर का स्ट्रक्चर बना। इसका मतलब है जहां पर भी एट अ टाइम one electron is attracted by each atom is called as single covalent bond। सही में क्या कहलाता है? सिंगल कोवेलेंट। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनता है? डबल बॉन्ड। और आपने तो बकायदा इसके एक और एग्जाम्पल भी देखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपने इसकी क्या एग्जांपल देखी है? अल्कीन। नजर आ रहा है आपको? यानी जहाँ पे कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाता है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ सेपरेटली शेयरिंग में लेके जाता है। इसका मतलब कार्बन कार्बन क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन क्या बनता है? सिंगल। सही है, जितने भी एल्कीन के मेंबर्स हैं वो ऐसे। फिर उसके बाद आपके पास एक और टाइप की गलती है एंड दैट इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? आप उसकी लाइन बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम या बाय ईच एटम। नाइट्रोजन जो 5 इलेक्ट्रॉन रखता है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को एट अ टाइम क्या करवाएगा? शेयर। और इस शेयरिंग के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, नजर आ रहा है? और आपने इसकी एक और एग्जाम्पल भी पढ़ी है दैट इज नोन एज अल्काइन। और अल्काइन में क्या होता है? कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को एट अ टाइम शेयर करवाता है और एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन की शेयर। आप अगर एक एटम में डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं तो दूसरे एटम में क्या देखते हैं? क्रॉस। इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं? डॉट एंड क्रॉस बॉन्ड। क्विकली नोट डाउन है।
इस लिविस थ्योरी के बाद हमारे पास जो थ्योरी नजर आती है दैट इज बीवीडी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अक्सर बच्चे इसे बैंड भी कंसीडर कर लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीवीडी है। इस थ्योरी में और जो है वो लिविस थ्योरी में ये फर्क है, इसने ये नहीं कहा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने कहा शेयरिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स। सही क्या कहा इसने? वन सेंटेंस से अगर आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन जानना चाहते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिविस थ्योरी में ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, और कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंस। इसी तरह इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं, बल्कि कौन शेयर करता है? वैलेंस ऑर्बिटल शेयर। और ऑर्बिटल में क्या क्या हो सकता है? एस पी वी और एफ सब शेल से रिलेटेड ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब है इसने उन ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए क्या बताया? शेयरिंग से ज्यादा उसने अब अपना एक सही स्टेटमेंट बताया, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस थ्योरी का मोटिव ये था कि बॉन्ड तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप। और इस तरह इसने ओवरलैपिंग की टाइप्स बताई। पहली टाइप इसने बताई एस एस ओवरलैपिंग। उसने कहा कि ये जो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, इससे बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड का नाम आप क्या कह सकते हैं? सिग्मा। इस बॉन्ड का नाम आप क्या कह सकते हैं? सिग्मा। एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा? आपके पास H2 का मॉलिक्यूल है, दैट इज 1s1, हाइड्रोजन 1s1। अब एक हाइड्रोजन का भी 1s1 है, और दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या है? 1s1। ये कहता है ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। और इस ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान क्या बनता है? बॉन्ड। दिस इज नोन एज एस एस ओवरलैपिंग। यानी एक एटम का भी एस हो और दूसरे एटम से रिलेटेड भी क्या हो? एस। लेकिन ये ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग भी हो सकती है। sp का मतलब जैसे मैं HF की एग्जांपल ले, HF में हाइड्रोजन है 1, दैट इज 1s1, और फ्लोरीन है 9, इट इज 1s2 2s2 2p5। इसका मतलब है यहाँ p में 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो इसका मतलब है यही ऑर्बिटल मौजूद है, और वो क्या कहलाएगा? pz। इसका मतलब p से कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? pz। सही है। अब ये pz और s आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप। कैसे? एक दूसरे के पैरेलल। और इस ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो sp के दरमियान बना, यानी H और F के दरमियान बना। तो दिस इज नोन एज sp ओवरलैप। और अगर मैंने आपसे ये कह दिया दैट इज pp ओवरलैप, तो pp ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? कोई बताएगा आपको में से pp ओवरलैपिंग का क्या मतलब? जी, एक एटम का भी क्या होना चाहिए? p ऑर्बिटल, और दूसरे एटम का भी क्या होना चाहिए? p ऑर्बिटल। तो pp ओवरलैपिंग में मैं F2 की एग्जांपल ले, Cl2 की एग्जांपल ले। तो फ्लोरीन है 9 1s2 2s2 2p5, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कम है यानी pz। ये रहा आपके पास pz, अपने आप को देखें लीनियरली ओवरलैप करेगा। सही है। ओवरलैपिंग का रूल है कि जब भी ओवरलैपिंग होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म जरा बताइएगा, ओवरलैपिंग का रूल क्या है? ओवरलैपिंग का रूल ये है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सही है। इसका मतलब है अगर किसी ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है तो उन दोनों ऑर्बिटल को पैरेलल आना पड़ेगा, चाहे वो एक्स में था, वाई में था, या इसी डायरेक्शन में था। तो आपके पास यहाँ पे ये रहा pz एक फ्लोरीन का, और ये रहा pz दूसरे फ्लोरीन, और इन दोनों ने क्या किया है? हेड टू हेड ओवरलैप।
इसका मतलब है यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान क्या बनता है, बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी शेयरिंग का मतलब यही था कि एस का एक इलेक्ट्रॉन और पी का एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी शेयरिंग का मतलब यही था कि एस का एक इलेक्ट्रॉन और एस का एक। तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द पीपीटी। लेकिन इसने जिस बॉन्ड की टाइप इंट्रोड्यूस करवाई वो कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा। सही है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। नोट डाउन करें इसे। पीपीटी की प्रॉब्लम इसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के अलावा कोई बात ही नहीं बता रहा था। ये ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसकी क्या रिजेक्शन थी, अगर मैं आपसे कहूं कि वीवीडी की लिमिटेशंस क्या है, तो वीवीडी की लिमिटेशंस में से क्या था, मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मल्टीपल बॉन्ड्स आप समझते हैं, सही। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना, उसके लिए कोई ओवरलैपिंग की इसने एग्जांपल नहीं दी। फिर दूसरी एक और बात, इसने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताया।
सही है, क्या नहीं बताया इसने हमें, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, कि कोई मॉलिक्यूल 180 के एंगल पर है, कोई 120 के एंगल पर है। सही है, इसीलिए इसको और देखा गया। और दूसरी एक और बात, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट भी नहीं बताया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करने में क्या रहा, फेल। तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी रिजेक्ट हुई और इसके रिप्लेसमेंट में एक नई थ्योरी आई, जिसने इन बातों में से कुछ बातों को एक्सप्लेन किया, और वो थ्योरी क्या कहलाती है, एमओटी। अच्छा, एमओटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ AO। व्हाट इज AO? एटॉमिक ऑर्बिटल। सही है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म MO। व्हाट इज MO? शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब है, ये कहता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं ना, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहे, बल्कि वो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यही से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, नोट अप रेडी पिक्चर इरेज कर दो। यही से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दो तरह के, यानी जब फॉर एग्जांपल ये एक एस है और एक एस है, ये अगर दोनों यहाँ पर कंबाइन होते हैं और ओवरलैप करते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के हैं। एक वो जो आपके पास लो एनर्जी है, और एक वो जिनकी एनर्जी क्या है, high। कैसे, यहाँ पर जब एस और एस जाता है ना, तो बजाय इसके कि ये यहाँ पर ओवरलैप करेंगे, इसे तोड़कर एक नए ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करता। यानी इस तरह आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की दो टाइप है। क्या क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है? क्या कहा मैंने, जरा बताइएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर क्या बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये हमेशा लो एनर्जी, जो मैंने आपको बताया, ये रहा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग होते हैं, सही, इसका मतलब है वो हमेशा क्या होते हैं, हाई है, या उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, जिनकी एनर्जी कम होती है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन जाना भी पसंद करता है, सही, कंबाइन होना पसंद करता है, ओवरलैप करना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। क्या मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको एक्साइटेड होना पड़ता है, अपनी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे रहना पड़ता है, और ये बात उसके लिए इतनी आसान है। फिर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, वो कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव यानी जब ये शेयरिंग हो रही है, तो इस S और S के दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब आप जानते हैं, जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। तो अब आपके पास इस एमओपी की दो डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है, एक है ऑक्सीजन की और एक है आपके पास नाइट्रोजन। जिसको अगर आप एक बार बुक में से ही देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने जो आपके सामने अभी ये डायग्राम बनाई है, दैट इज फॉर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के लिए है। लेकिन आपके पास और कौन कौन सी मौजूद है, ऑक्सीजन भी है और क्या है, नाइट्रोजन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2। आप जानते हैं ऑक्सीजन 8 होता है, तो मैं 2p6 तक तो जाएंगे सर। क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, 2p4। सही है, यानी पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लेकिन आप ये भी जानते हैं, 1s का एक बनेगा बॉन्डिंग और एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। 2s का एक बनेगा बॉन्डिंग और एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह 2px है, इसके अंदर आप जानते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2px 2py 2pz, तो 1 1 1 एंड देन पेयर। इसका मतलब है टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन। और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसकी डायग्राम आपके पास इस तरह से बनेगी,
डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आती है, लेकिन आपको पहचानना होता है। तो इसमें से ऑक्सीजन कौन है और नाइट्रोजन कौन। तो आपके पास वहां पर ऑक्सीजन कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक। कैसे शो कर रहा है, क्योंकि वहां पर आपके पास क्या मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अच्छा फिर एक और बात, ये जो एमओटी है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर भी सिखाता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द bonding minus number of electron in the anti-bonding and divided by 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सारे बॉन्डिंग में होंगे, जितने भी लोअर एनर्जी लेवल पर होंगे ना, उन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 0 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1, यानी इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसने हमें लॉजिक बताई मल्टीपल बॉन्ड्स की, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। इसने हमें क्या कैलकुलेट करना सिखाया, बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब एमओपी सक्सेसफुल रहा। क्यों सक्सेसफुल रहा, इसने हमें क्या बता दिया, मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में भी। तो भाई ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स क्यों आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वापस तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। जो आप इसे देखेंगे नहीं बात समझ आए तो वो लेकर बैठे, मैं आपको वहां से और बता दूंगी। और फिर इसने हमें पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताया। सही है ना, कौन सी प्रॉपर्टी भी बताएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब एमओटी इज मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू द वीवी। अगर आप चाहें तो ये भी याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, एक अगर 1s है ना, तो 1s का एक बनेगा 1s और एक बनेगा 1s स्टार, यानी एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्ड। इसी तरह 2s होगा तो 2s और 2s स्टार, सही है, यानी स्टैटिक भी कह सकते हैं। इसी तरह 2px फिर 2py और फिर 2pz, सही है। तो ये याद रखना है, आपके पास ये बात याद रहे कि व्हाट इज द डिफरेंस। अब इस तरह मैं और नाइट्रोजन की बात करूं तो क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p और यहाँ क्या रहेगा 3। अब आप और से देखेंगे तो आपके पास नाइट्रोजन यहाँ पर, जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे ना, तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर स्टेबल कंडीशन पे नजर आते हैं, यानी एक दूसरे के साथ पेयर्ड नजर आते हैं। आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पेयर्ड नजर आएंगे इसके डायग्राम के अंदर। तो नाइट्रोजन के बारे में सवाल नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में सवाल होता है कि why oxygen is showing the paramagnetic behavior just because of the presence of the unpaired electron। सही, तो इसे नोट डाउन करो जल्दी और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा पॉज और देखते हैं पहले अपनी प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड इसके इसी का मार्क कीजिएगा, रजिस्टर बंद कर दीजिएगा। 10 मिनट है आपके पास मार्क करने के लिए। You have 10 minutes. Time starts now. Exact 10 minutes. जल्दी से सॉल्व कीजिए। रजिस्टर मतलब three-dimensional space. Quickly, 5 minutes left.
Last 2 minutes. First one answer. न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड। सही है, न्यूक्लियर मॉडल। व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन? न्यूट्रल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अगर किसी ऑर्बिट की बात हो जाए तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइंड बाय A number of protons. Word. Which of the following is a characteristic of isotope? Same number. Same number of neutron? No. Neutron same नहीं होते. Atomic number different नहीं होते. Same atomic mass नहीं होता है. Same number of protons. उनका atomic number होता है same और atomic mass होता है different. Next one, what is the shape of an s orbital? Spherical. Who discovered the electron? J.J. Thomson. Word. Which quantum number specifies the orientation of an orbital? Which quantum number specifies the orientation of an orbital? Spin quantum number तो इलेक्ट्रॉन के spin बता. Magnetic quantum number. सही है. कौन सा orientation of an orbital बताएगा? Magnetic. Which element has the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1? Sodium. What is the principle behind the Auger rule? G. Electrons occupy orbitals of higher energy first. जो higher energy है उसमें electron पहले जाएगा. Electrons occupy orbitals in order of increasing energy. No two electrons can have the same set of quantum numbers. Orbitals are filled in the random order. इसमें से सही कौन? B. B या C नहीं. C तो है ही नहीं क्योंकि वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है. सही है. Which scientists introduced the concept of energy levels in atoms? Energy level यानी ऑर्बिट. ऑर्बिट मतलब शेल. इसका concept किसने लिया था? इसमें बोहर ने लिया था. Which subatomic particle determines the chemical properties of an element? बताओ इसमें से कौन सा subatomic particle है जो chemical property of element बताता है? इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है तो ये में पता चलता है वो मेटल है या नॉन मेटल है और रिएक्शन कैसा है. Which orbital has the highest energy in the n equals to 3 shell? Which orbital has the highest energy in the n equals to 3 shell? 3s 3p 3d all have the same energy. इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है? SPDF में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? D. इसका मतलब यहाँ पे क्या मार्क करोगे? 3. चलिए सबकी एनर्जी सेम नहीं. तो ये था आपके पास आज का टॉपिक. सही है. अब हम आगे नर्सरी पढ़ते हैं. एमओटी की बात क्योंकि उसने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की थी तो हम एक और थ्योरी पढ़ते हैं एंड दैट थ्योरी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. सही है. क्या थ्योरी है ये? हाइब्रिडाइजेशन. क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. Mixing of different orbitals.
सही, क्या है बेटा? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अगर मैं आपसे कहूँ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बाद क्या बनते हैं? फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलिए, उन ऑर्बिटल्स का जो नए बन गए होते हैं उसका नाम क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी खास बात है, दे हैव सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम। दे हैव सेम शेप। उनका शेप भी क्या होता है? सेम। बट दे हैव डिफरेंट क्वांटिटी। डिफरेंट क्वांटिटी बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग। सही है? क्या कहा, जरा दोबारा बताइएगा। मैंने आपसे कहा जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, चलिए दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, जब वो मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद जितने भी न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम। उनका शेप क्या होता है? सेम। लेकिन क्या होता है? डिफरेंट क्वांटिटी बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, यानी उनकी क्वांटिटी क्या होती है मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद चेंज होती है। अच्छा, फिर अगर यहाँ पर एक और बात की जाए और वो बात कुछ इस तरह है कि फिर तो आप ऑर्बिटल नहीं देखेंगे ना sp-df, तो आप किसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ते हैं d और f, आप किसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं? s और α। सही है? इसका मतलब है टाइप्स कुछ ऐसे बने, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और फिर क्या बनेगा? sp3। सही है? इस sp और sp2 और sp3, sp3 में क्या होता है? एक s और तीन p आपस में मिक्स हो, और मिक्स होने के बाद चार sp3 बनाते हैं, 1 2 3 4। सही है? क्या करते हैं? 4 sp3 बनाने। और वो 4 sp3, ये 4 sp3 कैसे थे? 1 2 3 4। सही है? डबल शेप, हाफ डबल शेप कह लीजिए। लेकिन इन चारों ने अपने आप को कैसे अरेंज किया है? इन चारों ने अपने आप को अरेंज किया है पैटर्न ऑफ टेट्राहेड्रल। सही है? किस पैटर्न पर अरेंज किया है? टेट्राहेड्रल। और इसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109.5। तो जितने भी अल्कीन मौजूद है या जहां पर भी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का बनता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास तौर पर, तो आप कहते हैं वहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है? वहां पर हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है sp3। सही है? sp2 में क्या? sp2 में एक गैस और क्या होता है? दो p, एक s और दो p। इसका मतलब है एक क्या रहता है? अनहाइब्रिडाइज्ड। सही है? अब क्या बनेगा? अगर मैं आपसे कहूँ कितने sp2 बनेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर तीन sp2 के साथ स्ट्रक्चर है, और इन तीन sp2 में बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 120, यानी इसका शेप क्या रहेगा? प्लेनर ट्रायंगुलर। जी, तो टी तो तीन ही रहते हैं, लेकिन उसमें से मिक्स कितने हो रहे हैं? दो। तो एक क्या है? वन रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। सही है? और ये अनहाइब्रिडाइज्ड क्यों रहेगा? या तो ये बनाएगा क्या? पाई। सही है? या फिर ये क्या होगा? एम्प्टी। अगर ये खाली है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा? पाई। जो भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता है वो यही काम कर रहा है। इसका मतलब है बॉन्ड एंगल बना 120, और आप जितने भी अल्कीन या फिर आप जितने भी बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर देखते हैं, सही है, उन सब में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है? sp2। चलिए, इसी तरह यहाँ sp3 में भी अल्केन है अगर, तो ये याद रखें कि इस अल्केन के साथ साथ यानी CH4 CCl4, सही है, ये सारे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। sp का मतलब बता,
1s एंड 1p। इसका मतलब है दो ऑर्बिटल पी वाई एंड पी जेड, इन्होंने क्या किया होगा, रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। सही है, ये क्या रहे होंगे बेटा, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब अगर ये अनहाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना बना था, 1 पाई, और यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई। इसीलिए इसकी एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर। तो बॉन्डिंग में क्या होना चाहिए, 1। आप जितने भी अल्काइन या आप जब भी BeCl2, चलिए इसी तरह अगर आपको यहाँ पे कोई डिफरेंट एग्जांपल चाहिए तो BF3, BCl3, इन सब के अंदर यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, और यहाँ आपके पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आपसे कभी पूछे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल ये रहा एक कीटोनिक स्ट्रक्चर, और आपसे कहा जाए बताओ यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया वहां पर हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, sp। सही है, और अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो हमेशा वहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp। सही है, और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम मौजूद है तो हमेशा वहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp। सही है, नोट डाउन करो। बताओ क्या कर सकते, नहीं लेने के इरादे हैं। क्या ले ले ली है या लेंगे, अनाउंसमेंट हुई है क्लास में।
काउंटर्स मालूम किया है कि इफेक्ट के ऑब्जेक्ट्स पहले इसने क्या बोला था कि कंप्लीट कौन से सर सराउंडेशन गाना आपको जब भी मिले ना तो आप जो है वो उसे लेकर पढ़िए ताकि टॉपिक वाइज जो भी हमने उसके अंदर की पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन दिए हैं ना सही है उसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करें और इसके बाद एमसीक्यू के लिए हम उसको करेंगे जी पूरा चैप्टर रीड ना हो तो कम से कम हर चैप्टर पे लास्ट में जो आपके लिए की पॉइंट्स या की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या ग्लॉसरी के तौर पे जो दिया दिया जाता है ना कम से कम उन्हें जरूर अच्छे से पढ़ें क्योंकि उससे में पूरे चैप्टर की समरी होती है तो आप सीनियर पढ़ लो सामने के साथ तो कौन से भाग पढ़ लो ट्रांजिशन ओके डन तो हाइब्रिडाइजेशन में हम डिफरेंट शेड्स को क्या करते हैं बकायदा करते हैं आपके पास ज्यादातर ऑर्गेनिक से लाके हाइब्रिडाइजेशन कुछ ही आती है तो आपने एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एस्टर तक यहाँ से आपने ये याद रखना है कि कहाँ पर एसिड है प्लेन है एसिड फ्री है और अल्काइन जहाँ पर भी होगा वो क्या है एसिड चलिए ज्यादातर बॉन्डिंग भी आपको पता होने चाहिए बहुत सिंपल सवाल बनता है लेकिन हमें मालूम होना चाहिए इसके बाद जो थ्योरी आती है दैट इज PSEPR3 सही ना जिसका पूरा नाम आप लिवियन प्रेडिक्टर कहते हैं इट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन सही है तो अक्सर इस पूरे नाम में से भी कोई एक आध वर्ड स्किप करके भी एमसीक्यू बन जाता है ताकि करेक्ट ऑर्डर आपको पता हो यानी यहाँ पर एस का मतलब स्पिन नहीं है स्फेरिकल नहीं है यहाँ ई का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पी का मतलब प्रोटॉन नहीं है सही है यहाँ आर का मतलब कोई जाना गैस कांस्टेंट नहीं है तो बहुत सारी चीजें जब केमिस्ट्री के हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में थोड़ा मिक्स हो जाता है तो आपको ये याद है अच्छा अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी इसका मतलब है कि दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू द अगेन वैलेंस शेल
इसका मतलब है सारी थ्योरीज में एक चीज तो कॉमन है, सबने ये बात अग्री की है कि बॉन्ड जब भी बनेगा वो वैलेंस शेल से बनेगा, और वैलेंस शेल का मतलब है आउटरमोस्ट, सही है ना। बॉन्ड जब भी बनेगा कहां से बनेगा, वैलेंस शेल से, सही है। और इस वैलेंस शेल में क्या होता है, वैलेंस शेल कंटेन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितनी तरह के हैं, दो तरह। अगर तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है वो बॉन्ड पेयर्स, सही है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे। और जो आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है, वो क्या होंगे, लोन पेयर, सही है। अनपेयर्ड क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, और पेयर्ड क्या होंगे, लोन पेयर, सही है। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं आपसे अगर यहाँ पर कुछ बात कर दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेरिलियम, फिर मैंने लिखा बोरॉन, देन लिखा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, देन क्या है, ऑक्सीजन। बेरिलियम इस जो है वो 4, देन 5, 6, 7 और 8। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कहा 1s2 2s2, लेकिन किसकी ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, 1s2 2s1 2px1, सही है। जानते हैं ना ग्राउंड स्टेट जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एनर्जी पर है, एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन्स टू और, सही है। अभी एक्साइटेड स्टेट पर क्या नजर आ रहा है, डाईवैलेंट नजर आ रहा है। डाईवैलेंट का मतलब है कि बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद है, और देखें ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक साथ नहीं बनाए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट बनाए, सही है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये बॉन्ड पेयर्स कह रहा है, सही है। जो अनपेयर्ड है वो क्या कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स। फिर इसने अपनी थ्योरी में एक बात और बताई, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन में हमें क्या बात पता चल रही है, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थ्योरी। कि लोन पेयर रिपल्जन, यानी एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को बड़ा रिपेल करता है, स्ट्रॉन्ग। किससे ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स, और यही चीज सबसे ज्यादा कम किस में है, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड पेयर सबसे कम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी वीक रिपल्सिव फोर्स। बोरॉन क्या है, 1s2 2s2 2p1, लेकिन इसकी एक्साइटेड स्टेट देखो तो 1s2 2s1 2px1 और 2py1, इसका मतलब है ये ट्राइवैलेंट। जी नहीं, ये सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, ट्राइवैलेंट। तो ट्राइवैलेंट का मतलब क्या होगा आपके पास, सही है। अभी भी ये अनपेयर्ड है, अभी तक कहीं लोन पेयर नहीं आया। अनपेयर्ड का मतलब है ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, सही है। तो ये कहता है कि अगर आपके पास डाइवैलेंट होगा तो 180 डिग्री होना चाहिए, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, लीनियर। अगर ट्राइवैलेंट होगा तो 120 होना चाहिए, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल, सही है। कार्बन देखते हैं, कार्बन में ग्राउंड स्टेट क्या है, 1s2 2s2 2p2, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, सही है। इसे आप क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। जब आप इसे कहते हैं टेट्रावैलेंट तो इसका मतलब है कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इसका मतलब ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड एंगल बनाएगा, 109.5, और इसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल नेम क्या होगा, टेट्राहेड्रल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1s2 2s2 2p3, यही ग्राउंड स्टेट है। 1s2 2s2 2p3, यही क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना ये पेंटावैलेंट तो है, लेकिन देखो कैसे, 1 2 3 4, और यहाँ क्या मौजूद है, एक लोन पेयर मौजूद है, नजर आ रहा होगा। इस लोन पेयर की वजह से आपके पास क्या होगा, आपके पास बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है, और कितना बनता है, 107.5।
इसकी एग्जाम्पल है अमोनिया, PH3। सही है, इन सब के अंदर क्या होगा, आपके पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, पायरोमिड। सही है, क्या कहलाता है, पायरोमिड। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, 1s2 2s2 2p4। इसकी भी सेकेंडरी स्टेट 1s2 2s2 2px 2py 2pz। जी, एक पेंटावैलेंट ग्रुप है, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। सही है, जिसमें से एक क्या है, लोन पेयर, और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। इसमें 1 क्या है, लोन पेयर, और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर। ऑक्सीजन में देख लेते हैं। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 1 1 1 और फिर यहाँ पे है। इसका मतलब है, मैं ऑक्सीजन की अरेंजमेंट यहाँ आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 6। तो गौर से देखें कितने लोन पेयर हैं, आप कहेंगे मिस 2 लोन पेयर और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर। बॉन्डिंग में मजीद रिड्यूस हो जाए, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर एक और, यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्जन, यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्जन, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर टू पेयर बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। सही, इसका मतलब है, इसका शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, या तो आप इसे जो है वो बेंट कह देते हैं, या फिर आप इसे वी शेप कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है वाटर, H2S एंड सो। तो ये VSEPR का एक कंक्लूजन है कि अगर आपके पास बेरिलियम फ्लोराइड है तो ये इसकी एग्जांपल है, इसी पैटर्न का कोई मॉलिक्यूल। सिमिलरली BF3, सिमिलरली CH4, ये इससे मिलता जुलता कोई और मॉलिक्यूल है। तो ये एक टेबल आपके पास ना आपकी बुक में भी है, और मैंने आपको समझाते हुए इसलिए बनाया है कि अगर आपको नहीं भी पता तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एलिमेंट्स यही पूछे जाते हैं, इन्हीं के मॉलिक्यूल्स पूछे जाते हैं। तो हमने अगर इन एटम्स को पढ़ लिया है तो हमारे लिए इनकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं। नोट डाउन करें।